अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू द डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या है, और उसके साथ साथ हम जो है ना ब्रांचेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी उसको डिस्कस करेंगे, और आगे जाके हम थ्योरीज़ एंड लॉ ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, और साथ में हम हिस्ट्री को जो ना टच करेंगे कि एम्ब्रियोलॉजी की हिस्ट्री में कौन कौन से जो ना साइंटिस्ट थे या कौन कौन से ज़ूलॉजिस्ट थे और उनका क्या रोल है और उन्होंने क्या किया। आज हम इस सारे को इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विच स्टार्ट फ्रॉम गेमेटोजेनेसिस। देखो, अब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को स्टडी करना है जो कहाँ से शुरू होता है, गेमेटोजेनेसिस से शुरू होता है। मतलब ये कि सिंथेसिस ऑफ गैमेट से शुरू होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट से शुरू होता है। और कब तक इसकी स्टडी करनी है, व्हेन अनटिल इट बिकम एन एडल्ट, जब तक वो जो एम्ब्रियो है, ठीक है, वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। इसमें ना सिर्फ एक्चुअली एम्ब्रियो को हम स्टडी करते हैं, बल्कि वो दूसरे पोस्ट एनल जो प्रोसेस होती हैं, ठीक है, ग्रोथ होती हैं, जैसे कि नियोब्लास्टिक ग्रोथ, टिश्यू कल्चरिंग, रीजनरेशन, ठीक है, इन सारे प्रोसेस को हम इसमें स्टडी करते हैं। एक्चुअली अगर हम बात डेवलपमेंट की बात करें तो उसके दो डिफरेंट मीनिंग्स, यानी दो डिफरेंट वेज से जो ना ये दो डिफरेंट वेज पर मुश्तमिल होता है। एक होता है ओंटोजेनिक डेवलपमेंट और दूसरा होता है फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट। अब ऑन्टोजेनेटिक ठीक है डेवलपमेंट क्या है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग इनटू एन एडल्ट। देखो, अब इसमें जो एग होता है ना फर्टिलाइज्ड, वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होता है, एडल्ट में कन्वर्ट होता है, मतलब एक बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इसमें ये होता है कि एक पूरे ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पेन है, इंटायरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लाइफ स्पेन, उसको भी डिस्कस करना है, उसको भी स्टडी करना है। इसे हम क्या कहते हैं, ओंटोजेनिक डेवलपमेंट कहते हैं। और दूसरा होता है फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट। अब फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट भी क्या होता है, हिस्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्म ऑफ लाइफ नॉन एज फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट। अब इसमें यह है कि एक लाइफ की हिस्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कि अब किस तरह से वो पूरी तारीख में यानी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, किस तरह से उसमें एवोल्यूशन आई है, किस तरह से उसमें तब्दीलियाँ आई हैं, इन सब को डिस्कस करना है फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट में। उसके बाद कि किस तरह से जो ना एक ऑर्गेनिज्म सिंपल से कम्प्लेक्स में ट्रांसफ़र हुआ है, ये सारे किस में आ जाते हैं, फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट में आ जाते हैं। उसके बाद है अप्रोचेस टू स्टडी एम्ब्रियोलॉजी। देखो, एनाटॉमिकल अप्रोचेस, एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेस एंड जेनेटिक अप्रोचेस, यही अप्रोचेस एक्चुअली प्रीडोमिनेंट रही हैं ड्यूरिंग द डिफरेंट एरिया। अब यानी मुख्तलिफ एरा गुजरे हैं, मुख्तलिफ दौर गुजरे हैं, उन सारे दौरों में ये डोमिनेंट रहे हैं, ये वाज़े रहे, क्लियर रहे। जो एनाटॉमिकल अप्रोचेस हैं एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेस को गिव राइज करते हैं, और जो जेनेटिक अप्रोचेस हैं वो दोनों यानी एनाटॉमिकल और एक्सपेरिमेंटल पे जो ना वो बेस करती हैं। ये उनकी ऐसे समझो एज अ फाउंडेशन काम करते हैं जेनेटिक अप्रोचेस के लिए। उसके बाद है ब्रांचेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। फर्स्ट है क्लासिकल और डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी। एक्चुअली ये जो डिस्क्रिप्टिव है, इसमें एम्ब्रियोलॉजी की ऑब्जर्वेशन और डिस्क्रिप्शन की जाती है, वो भी डायरेक्ट, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि द फील्ड ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इज एसोसिएटेड विद मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस इनटू द ओंटोजेनेटिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एट डिफरेंट स्पीशीज। देखो, अब डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, उनकी ओंटोजेनेटिक डेवलपमेंट होती है, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होते हैं। उन सारे एम्ब्रियोनिक स्टेजेस को हमने क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी का यानी कौन इस सबसे पहले इसे किसने स्टडी किया था, तो डॉक्स ने, DOUX, डॉक्स ने इसको स्टडी किया था। नेक्स्ट और ये जो ना दिस इन्वॉल्व्स द इनिशियल वर्क ऑफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट टिल 18th सेंचुरी। अब ये जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे उनका सबसे पहला काम यही था, डिस्क्रिप्टिव बायोलॉजी था, ठीक है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। अब एक्चुअली कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी में ये होता है कि जो एक एनिमल की एम्ब्रियो है उसे दूसरे एनिमल्स हैं उनके एम्ब्रियो के साथ कंपेयर करना है,
ठीक है। इट एम्ब्रेसेस द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी एट डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स, मतलब मुख्तलिफ किस्म के एनिमल ग्रुप्स हैं, अब उनके जो एम्ब्रियोलॉजी है, ठीक है, उसमें स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी करना, मतलब ये कि उनके साथ कंपैरिजन को स्टडी करना, ठीक है, उनके दरमियान में कंपैरिजन करना। एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी में, एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी या बायोलॉजी में एक्चुअली ये आता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के वेरियस फंडामेंटल मैकेनिज़्म हैं, ठीक है, डेवलपमेंट में हर यानी डिफरेंट एनिमल्स होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के डेवलपमेंटल मैकेनिज़्म होते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजेशन हो गई, क्लाइवेज हो गई, गैस्ट्रोलेशन हो गई, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन हो गई, या डिटर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन होगी। इन सारे यानी इन सारे जो मैकेनिज़्म हैं उन सबको स्टडी करना है, ठीक है, यानी उन पे एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। तो ये जो ना किस में होता है, एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी में होता है। उसके बाद है केमिकल एम्ब्रियोलॉजी। एक्चुअली केमिकल एम्ब्रियोलॉजी जो ना एम्ब्रियोलॉजिकल जो इवेंट्स होती हैं उनको मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दिस ब्रांच ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इंक्लूड्स ऑल दो स्टडीज़ विच अप्लाई various biochemical, biophysical, physiological techniques for understanding the embryological events at the molecular level. उसके बाद नेक्स्ट है टेराटोलॉजी। एक्चुअली इट इज़ द ब्रांच ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मेल फॉर्मेशन और बर्थ डिफेक्ट्स, ठीक है, मतलब ये कि कोई बेबी प्रोड्यूस होता है और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के डिफेक्शंस होती हैं, डिफेक्ट्स होती हैं, उनको स्टडी करना किस में आता है, टेराटोलॉजी में आता है। द सब्सटेंस दैट काज द बर्थ डिफेक्ट्स आर कॉल्ड टेट्राटोजेंस। मिसाल के तौर पर फोकोमेलिया, पुअर डेवलप्ड आर्म चाइल्ड, इसमें बच्चों के जो है छोटे आर्म होते हैं। इसी तरह से ओक्टोमेलिया, आर्म लेस चिल्ड्रन चाइल्ड, मतलब बच्चे के हाथ ही नहीं होते। नेक्स्ट हम जो है ना हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एरिस्टोटल की बात करते हैं। ही इज़ नॉन एज द फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, उन्हें एम्ब्रियोलॉजी का फादर जो ना माना जाता है। सबसे पहले जो ना एरिस्टोटल ने स्टडी किया था। एक्चुअली ही स्टडी द डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल, उन्होंने जो एनिमल हैं उनकी डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन को उन्होंने स्टडी किया था। और उनकी एक मशहूर बुक है, वो है डी जनरेशन एनिमेलियम। इट डिस्क्राइब्स द मीन्स बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस। अब ये उस अंदाज को, उस ज़रिए को डिस्कस करता है जिसके साथ यानी जिसकी मदद से एनिमल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। द थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस इज़ आल्सो डिस्क्राइब बाय एरिस्टोटल। अब देखो थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस है वो भी एक्चुअली एरिस्टोटल ने ही पेश की है। और उन्होंने ये भी डिस्क्राइब किया था कि जो सीमन मैन में होता है वो टेस्टिस से बनता है और इट इज़ हॉट एंड एक्टिव फॉर्म, मतलब ये हॉट और एक्टिव फॉर्म में होता है। इसी तरह से उन्होंने जो ना फीमेल कैटामीनिया को इंट्रोड्यूस करवाया था। उन्होंने बोला था कि फ़ीमेल कैटामीनिया इज़ अकर्ड इन फीमेल्स। अब कैटामीनिया एक्चुअली आज के दौर की हम बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन की बात करो, जो कि एक फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है, एक फ़ीमेल का एक ऐसा समझो कि एक पार्ट होता है, ठीक है। तो ऐसा रिप्रोडक्टिव यानी एक टर्म में आ जाता है, ठीक है, विच अकर्ड इन साइक्लिक पैटर्न, साइक्लिक मैनर्स में ये अकर होता है। ही सैड दैट देयर इज़ नो ओवरी इन फीमेल। और उन्होंने ये भी कहा था कि फ़ीमेल में कोई ओवरी शोवरी नहीं होता, ये जस्ट यूट्रस होता है जो ये सारे एक्चुअली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। उसके बाद है हीरोफेलस। एक्चुअली इन्हें फादर ऑफ एनाटॉमी भी कहते हैं। इन्होंने ओवरीज दरियाफ्त किए थे और उन्होंने कहा था कि ओवरीज दीज आर 2 इन नंबर। और एक्चुअली ये जैसे मेल में टेस्टिस होते हैं, इसी तरह से ये जो ना होमोलोगस होते हैं, बिल्कुल दोनों ओवरीज सेम होते हैं, जैसे टेस्टिस सेम होते हैं। तो वो भी फीमेल में 2 इन नंबर होते हैं, तो ये भी मेल में 2 इन नंबर होते हैं, ठीक है। और उन्हें एक्चुअली पहले उसने इनको टेस्टी ओवरीज को उन्होंने किसका नाम दिया था, टेस्टिकुलाई फेमिनियस। और उन्होंने अरिस्टोटल की इस बात से भी इनकार किया था कि उन्होंने ये बोला था कि ओवरी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन यूट्रस।
बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ एग्स टेक्स प्लेस, क्योंकि वहाँ एग की डेवलपमेंट होती है ओवरी में। उसके बाद गैलन है, गैलन ने एक्चुअली ये कहा था कि ओवरी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ फीमेल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और जो टेस्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती हैं। इसी तरह से विलियम हार्वे है, उनका ये ख्याल था कि एक एनिमल है, ठीक है, वो या तमाम जितने भी एनिमल हैं वो एग से ही बनते हैं। उसके बाद मार्सिलो मैल्फिजाई है, ठीक है, वो मैक्रोस्कोपियल एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी एंड फिजियोलॉजी के फादर के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन इंट्रोड्यूस करवाया। अब थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन ये कहता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है या कोई एडल्ट है वो पहले से उस एग में डेवलप होता है, मौजूद होता है। थ्योरीज ऑफ सब्सटेंसेस, अब हम थोड़े से थ्योरीज डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। थ्योरीज ऑफ सब्सटेंसेस एंड फॉर्म, देखो ये अरिस्टोटल ने, मोस्टली कहा जाता है कि ये अरिस्टोटल ने है, लेकिन वेब पे सर्च किया जाए तो यहाँ प्लेटो भी साथ में आता है इसके। तो उन्होंने ये कहा था कि जो मटेरियल होता है एक बच्चे की डेवलपमेंट के लिए वो कहाँ से आता है, मदर से आता है, लेकिन जो क्रिएटिव प्रिंसिपल फोर्स होता है, मतलब ये कि उस बच्चे को एक चाइल्ड की शेप में लाने के लिए वो कौन सप्लाई करता है, फादर सप्लाई करता है। उसके बाद थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन, एक्चुअली थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन ये कहता है कि प्री फॉर्मेशन पहले से बना हुआ, तो वो जो एग होता है ना उसमें एक पहले से एक एडल्ट डेवलप होता है, ठीक है, जिससे मज़ीद जैसे यानी स्टिमुलेटर जब अप्लाई किया जाता है तो वो सेमिनल फ्लूइड के साथ ग्रो इसकी होती है। तो इस बारे में दो ख्याल यानी टू कंसेप्ट जो है ना मशहूर हैं। पहला वो लोग जो ये कहते हैं कि जो मिनिएचर ऑर्गेनिज्म है यानी एडल्ट यानी जो पहले से उस एग में मौजूद है वो जो ना एग से बना है, तो ऐसे लोगों को कहते हैं ओवियस्ट, ठीक है। और कुछ लोगों का ये ख्याल था कि ये जो मैच्योर एग है और मिनिएचर एग है वो जो स्पर्म है उसके हेड से आता है, तो ऐसे लोगों को स्पर्मिस्ट कहते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एनिमल्क्यूल एंड द साइंटिस्ट वर कॉल्ड एनिमल्क्यूलिस्ट और स्पर्मिस्ट। ये स्पर्मिस्ट की बात हो रही है, ठीक है, कि उनको क्या कहते हैं, एनिमल्क्यूल कहते हैं, और जो साइंटिस्ट इस चीज़ को स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, एनिमल्क्यूलिस्ट कहते हैं, या स्पर्मिस्ट भी कहते हैं। तो नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। एक्चुअली ये जो ना थ्योरी कैस्पर फ्रेडरिच वोल्फ ने 1759 को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। एक्चुअली उन्होंने जो चिक की एम्ब्रियो फॉर्मेशन है उस पर उन्होंने ऑब्जर्वेशन की थी, और उन्होंने ये देखा कि डेवलपमेंट ऑफ चिक इन द अर्ली स्टेजेस, उसने यानी अर्ली स्टेजेस में चिक की डेवलपमेंट को देखा तो उसमें कोई उसे फ्यूचर एम्ब्रियो नज़र नहीं आया। और उसने मज़ीद ये बोला, ठीक है, कि सब्सटेंसेस ऑफ विच एम्ब्रियो इज़ कंपोज्ड इज़ ग्रेन्यूलर, यानी वहाँ सब्सटेंसेस मौजूद थे वो ग्रेन्यूलर थे। और उन्होंने कहा था कि इन्हीं ग्रेन्यूलर सब्सटेंस से मज़ीद उन्होंने एक्सप्लेनेशन बयान की है, ठीक है। उन्होंने कहा था कि ये जो ग्रेन्यूलर्स हैं, ठीक है, ये सेल या न्यूक्लियाई हो सकते हैं जो कि मज़ीद जाके ये जर्म लेयर्स में इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जर्मिनल लेयर्स में। तो यही जर्मिनल लेयर्स एक्चुअली किस में यानी एक एम्ब्रियो की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ये कि उन्होंने कहा था कि ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं जो कि एम्ब्रियो में जिनसे एम्ब्रियो बनती है, और उन्होंने मज़ीद कहा था कि वो जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो जो सब्सटेंसेस होते हैं वो सेल भी हो सकता है या न्यूक्लियाई भी हो सकता है, मतलब जिस सब्सटेंसेस की उन्होंने बात की थी। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो सेल्स हैं या न्यूक्लियाई है वो लेयर्स में कन्वर्ट होते हैं जिन्हें हम जर्मिनल लेयर्स कहते हैं, और जर्मिनल लेयर्स क्या होती हैं फिर उस एम्ब्रियो में जो ना ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती हैं, तब्दील हो जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद इन अर्ली एग देयर डज नॉट एग्जिस्ट परमानेंट एम्ब्रियो। अब जो अर्ली एग होता है उसमें कोई परमानेंट एम्ब्रियो नहीं होता, बट ओनली बिल्ट मटेरियल ऑफ विच एम्ब्रियो इज़ बिल्ट, मतलब ये कि उसमें सिर्फ मटेरियल मौजूद होता है जिससे जाके एम्ब्रियो बनता है। इसकी मिसाल उन्होंने मज़ीद ऐसे भी दी थी कि देखो जैसे ईंट
ठीक है, कोई ईंट होता है उससे जाके एक हाउस बनता है, ठीक है। इसी तरह से ऐसा मटेरियल होता है जिससे जाके क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो पहले से यानी डेवलप नहीं होता है, बस जस्ट मटेरियल होता है। वो मटेरियल जाके क्या सिंथेसिस करता है, एम्ब्रियो, फ्यूचर एम्ब्रियो बाद में जाके वही मटेरियल डेवलप करता है। उसके बाद कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर्स लॉ, ठीक है, ये बड़े मज़े की लॉ है। एक्चुअली ये कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी के जो ना फाउंडेशन उन्होंने की थी, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी स्टडी की थी। द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स आर स्टडीड एंड कंपेयर्ड। कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी की बात हो रही है कि वहाँ एक्चुअली क्या होता है, डिफरेंट एनिमल्स की जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसको कंपेयर भी किया जाता है, उसको स्टडी भी किया जाता है। एक्चुअली उन्होंने वेरियस एनिमल्स पर, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स पर उन्होंने स्टडी किए थे और अपने उन स्टडी के बेस पे उसने 4 इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स पेश किए थे। पहली बात तो ये, मोर जनरल फीचर ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स अपेयर इन एम्ब्रियो अर्लियर देन मोर स्पेशल। देखो कोई भी एनिमल है सबसे पहले, ठीक है, यानी उसके जो फीचर्स होते हैं शुरू शुरू में, आप अपने इर्तिका की बात करें, पीछे की तरफ जाएं तो एनिमल के जो करेक्टरिस्टिक्स थे वो मोर जनरल थे, मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते थे। फिर क्या हुआ, ऐसा ऐसा से सेकंड पॉइंट की बात हो रही है, फिर क्या हुआ कि उनमें लेस जनरल करेक्टरिस्टिक्स डेवलप हुए। और फिर क्या हुआ, ठीक है, लेस जनरल करेक्टरिस्टिक्स अपेयर होने के बाद फिर क्या हुआ कि उनमें स्पेशल फीचर्स डेवलप हो गए। देखो मेरी बात सुनो, उन्होंने सेकंड पॉइंट में क्या कहा था, आफ्टर दैट लेस जनरल राइज अंटिल द स्पेशल फीचर्स अपेयर, ठीक है। मतलब ये कि फिर क्या होती हैं कि उनमें लेस जनरल फीचर्स राइज होती हैं, फिर आखिर में क्या होता है, तब तक जो है ना अंटिल, ठीक है, जो स्पेशल फीचर्स हैं वो अपेयर होती हैं। उसके बाद उन्होंने मज़ीद ये भी कहा था कि अगर हम एम्ब्रियो की बात करें डिफरेंट स्पीशीज़ की तो वो मिलती जुलती है, लेकिन अगर हम एडल्ट की बात करें तो वो डिफरेंट स्पीशीज़ के एडल्ट एक जैसे नहीं होते, लेकिन वो ओंटोजेनी के बाद फ़ौरन उसमें बहुत सारी तब्दीलियां आती रहती हैं, ठीक है, डिपार्ट यानी उनके करैक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से डिफरेंट होते जाते हैं। उसके बाद उन्होंने एम्ब्रियो की बात की है, एम्ब्रियो ऑफ हायर स्पीशीज़ में रिजेम्बलेंस एम्ब्रियो ऑफ लोअर स्पीशीज़, मतलब उनके जो एम्ब्रियो हैं वो मिलते जुलते हैं, लेकिन उनके एडल्ट एक जैसे नहीं होते। बात उन्होंने किया है कि शुरू शुरू में क्या होता है कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो डिफरेंट होते जाते हैं, ठीक है। आप एक एनिमल या किंगडम की बात करो तो अब मैं सिंपल एक बात करता हूँ, सारे जितने भी एनिमल्स हैं मोस्टली उनमें दिमाग है, नोटोकॉर्ड है सारे, ठीक है, लेकिन अब उनमें मज़ीद जैसे रफ्ता रफ्ता तब्दीलियाँ आई, ठीक है, अब मोर स्पेशल फीचर्स उनमें डेवलप हुए, ठीक है, सोचने की सलीयत, जैसे बात करो इंसानों को सबसे अल्लाह ताला ने डेवलप बनाया, ठीक है, मोर स्पेशल फीचर्स जो ना इंसानों को उन्होंने अल्लाह ताला ने प्रोवाइड किए हैं। अभी भी अगर यानी इस थोड़े से टॉपिक में कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो पीछे करके बैक करके आप दोबारा जो ना यही चीज़ें दोबारा सुन सकते हैं। तो यानी हम बात कर रहे थे कि जो ना अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सारी यानी स्पेशल फीचर्स से नवाजा है। तो यहाँ कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर्स ने भी वही कुछ बयान किया है, ठीक है, कि रफ्ता रफ्ता जानदारों में तब्दीलियाँ आती गई। पहले उनमें क्या थे, लेस कम मोर जनरल फीचर्स थी, ठीक है, फिर क्या हुई ऐसा से ऐसा, फिर उनमें मोर लेस जनरल फीचर्स आई, फिर उनमें स्पेशल फीचर्स आई, ठीक है। और उन्होंने एम्ब्रियो की बात की है तो उन्होंने कहा एम्ब्रियो की बात करें तो बहुत सारे स्पीशीज़ का एम्ब्रियो सेम होता है, लेकिन उनके एडल्ट सेम नहीं होते। रिकैप्चुलेशन थ्योरी और बायोजेनेटिक लॉ ऑफ म्यूलर हैकल। देखो ये बड़ी थ्योरी काम की है, ठीक है। ओंटोजेनी रिपीट फेलोजेनी, मतलब ये कि एक एडल्ट है, ठीक है, वो किस में एक एग है, वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है। अब जो एडल्ट है फिर वो क्या करता है, फेलोजेनेटिक प्रोसेस को स्टार्ट करता है, मतलब ये कि
एवोल्यूशनरी रेस को स्टार्ट करता है, मतलब एवोल्यूशन के लिहाज से, वक्त के लिहाज से उसमें तब्दीलियाँ आती जाती हैं। इसी तरह से मैन रिकैप्चुलेट्स द हिस्ट्री ऑफ रेस ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान इंसान क्या करता है, हिस्ट्री इंसानी नस्ल, ये नस्ल कुशी की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको क्या करता है, दोहराता है। अब देखो वो किस तरह से, अब जब उसकी फर्टिलाइजेशन होती है तो वो प्रोटोजोन इंसेस्टर यानी जो आबा अजदाद होते हैं उनसे मिलती जुलती है बिल्कुल, यानी उनका भी एग होता है, इसका भी एग होता है, सेम होता है। मतलब ये कि अपने यानी जो आबा अजदाद की करैक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें क्या करता है, रिकैप्चुलेट करता है, दोबारा दोहराता है। ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग क्या हुआ, प्रोटोजोन्स के साथ यानी इंसेस्टर के साथ क्या हुआ, सेम हुआ। ठीक है, मतलब रिजम्बलेंस हुआ, मतलब मिलता जुलता था। फिर क्या हुआ, मल्टी सेलुलर मेरुला की बात करें तो वो मेटाजोन्स के साथ मिलता था। फिर गैस्ट्रोला की बात करें तो वो किसके साथ मिलता था, प्लेटीहेलमिन्थेसिस के साथ मिलता था। मज़ीद फिर क्या हुआ, उनमें फिशेस जैसी करैक्टरिस्टिक्स डेवलप हुई। ठीक है, यानी उसी जिस एम्ब्रियो की हम जहाँ से स्टार्ट हुए उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आती गई वक्त के साथ साथ। ठीक है, ठीक है। अब फिशेस जैसी करेक्टरिस्टिक्स यानी गेल स्लिट्स, एरोटिक आर्च और किडनी डेवलप हुई। फिर जो है ना उन्हें टेरापोड करेक्टरिस्टिक्स यानी पेंटाडेक्टाइल टाइप लिम्स उनके जो है ना राइज हुए। फिर क्या हुआ, उन्हें मैमेलियंस करेक्टरिस्टिक्स आए और बाद में जाके वो किस में कन्वर्ट हुए, एक होमोसेपियंस में कन्वर्ट हुए। अब उन्होंने कहा है कि मैन रिकैप्चुलेट्स द हिस्ट्री ऑफ रेस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। उन्होंने पूरी बात विजात से बात कर दी है। ठीक है, कि एक इंसान जो है ना क्या करता है, हिस्ट्री ऑफ रेस को, इंसान जो यानी नस्ल कुशी है उस पूरी हिस्ट्री को दोहराता है। ठीक है, किसके दौरान, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ आए तो वीडियो को दोबारा रिवाइज करें, बार बार देखें। आपको इंशाल्लाह एक दफ़ा नहीं तो 2 दफ़ा लाजमी आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आई थिंक इस तरह के लेक्चर्स यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हायर लेवल के लिए और एक्सप्लेनेशन है एक एक चीज़ की। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि शायद मिल जाएं, बट मोस्टली नहीं मिलेंगी। एंड दीज आर लेक्चर्स आर HEC रिकमेंडेड। ठीक है, ये हायर एजुकेशन, ठीक है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो मैं यही कहूँगा, ठीक है, कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप इस चीज़ को फॉलो करें। ठीक है, यही एक्चुअली कोर्स कंटेंट होता है, यही सिलेबस होता है। ठीक है, तो हर चीज़ जो है ना एक्सप्लेन में वेल डेवलप, ठीक है, फॉर्म में आपको प्रोवाइड हो रहा है। तो हमें तो इस तरह से प्रोवाइड नहीं होता था, बट आप लोगों को प्रोवाइड हो रहा है, तो इससे फ़ायदा उठाओ। तो बहुत सारे मज़ीद भी, ये तो स्टार्टिंग है। ठीक है, तो बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे कोर्स कंटेंट और भी आने वाले हैं। तो इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।